हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो जो कि बैंकिंग सीरीज़ का ही पार्ट रहने वाली है। जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो पेमेंट एंड सेटलमेंट से रिलेटेड है। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपनी इस बैंकिंग सीरीज़ में ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें कि एक रिलेटेड टू सीआरआर एसएलआर था, जो कि बैंकिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड टॉपिक है। और दूसरा जो मैंने वीडियो डाला था वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड था, जो कि नॉट ओनली बैंकिंग बट इंडियन इकोनॉमी एज ए होल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू पेमेंट एंड सेटलमेंट, ये सब शब्द आपने जो है अपनी डेली कभी ना कभी या सुने ही होंगे कि किस किस तरह से बैंकिंग में जब आपको किसी से पेमेंट करनी होती है, देनी होती है या रिसीव करनी होती है किसी से कोई फंड्स, किसी भी एवरेज में, चाहे वो आपका मर्चेंट ट्रांजेक्शन हो या कोई पर्सनल पेमेंट्स हो, तो इन शब्दों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। पर ये प्रैक्टिकली बैंक में किस तरह काम करते हैं और किस इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है, इनकी क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो पेमेंट का जो मोड होता है अमंग द बैंक्स, वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको शॉर्ट में आरटीजीएस बोलते हैं। आरटीजीएस पेमेंट जो होता है वो रियल टाइम बेसिस पे होता है। रियल टाइम मीन्स कि जैसे ही आपने पेमेंट इनिशिएट किया, विद इन मे बी 5 to 10 मिनट्स द बेनिफिशियरी को पैसा मिल जाता है। और ये जो सेटलमेंट इसका जो सेटलमेंट होता है वो सारे बैंकों का एक अकाउंट होता है आरबीआई के पास, जिसको कि आरटीजीएस सेटलमेंट अकाउंट बोलते हैं। ये अकाउंट आरबीआई के पास होता है और इस फंड को या इस अकाउंट को जो है सारे बैंक ड्यूरिंग द डे और मॉर्निंग में एक सफिशेंट फंड इस अकाउंट में रख देते हैं, ताकि जब भी उनके द्वारा कोई भी पेमेंट, उनके द्वारा या उनके कस्टमर के द्वारा कोई भी पेमेंट का इंस्ट्रक्शन जाए दूसरे बैंक के पास, तो किसी शॉर्टफॉल ऑफ फंड की वजह से वो पेमेंट रुक ना जाए। तो देर इसलिए जो आरटीजीएस सेटलमेंट अकाउंट जो बैंक का आरबीआई के पास रहता है, वो हमेशा ही सरप्लस में रहता है, कभी भी उसमें शॉर्टफॉल नहीं होता। शॉर्टफॉल की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, पर उसका एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, जिसमें कि वो जो बैंकों के द्वारा जो सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखी जाती है, उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट पे उनको ड्यूरिंग द डे लिक्विडिटी मिल जाती है, जो कि एक टेम्परेरी होती है। एंड द एंड ऑफ द डे उनको वो फंड वो आरबीआई को देना ही होता है। वो तो दैट दैट इज अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम यही मान के चलेंगे कि जो बैंक जो है मॉर्निंग में ही अपना एक फंड आरबीआई के पास डाल देते हैं, ताकि उनके द्वारा जो भी इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, एक दूसरे बैंकों को जो पैसा जा रहा है कस्टमर के बिहाफ पे या उनके अपने बिहाफ पे, वो इजीली और टाइमली सेटल हो जाए। इसीलिए इसको रियल टाइम बोलते हैं, क्योंकि जो आरबीआई का अकाउंट होता है, बैंकों का जो आरबीआई अकाउंट होता है, वो इमीडिएटली डेबिट हो जाता है, और जो दूसरे बैंक का अकाउंट होता है वो इमीडिएटली क्रेडिट हो जाता है। तो इसलिए इसको, ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का यही है कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है आरबीआई का सेटलमेंट अकाउंट जो बैंकों का होता है वो यूज़ होता है। दूसरा जो पेमेंट और इसकी जो लिमिट है, जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की जो लिमिट है जो कि कस्टमर इनिशिएट कर सकते हैं, वो कम से कम आपका आईएनआर 2 लाख रुपए होना चाहिए। तो यदि कि आपको किसी अपने किसी मित्र को या अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी वेंडर को अगर 2 लाख या उससे ऊपर की पेमेंट करनी है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पैसा जो है इमिडिएटली बेनिफिशियरी को मिल जाता है। इसके अलावा जो दूसरा पेमेंट का जो मैकेनिज्म है बिटवीन द बैंक्स या कस्टमर टू कस्टमर, वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको एनएफटी बोलते हैं। एनएफटी का सेटलमेंट जो होता है वो एक टाइम लैग के साथ होता है, क्योंकि जब भी जो कस्टमर इनिशिएट अगर अपने एंड पे कोई एनएफटी कर रहा है नेट बैंकिंग के थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, या वो कस्टमर जाके बैंक में कोई रिक्वेस्ट दे रहा है, वो रिक्वेस्ट जब बैंक इनिशिएट करता है या कस्टमर ने खुद इनिशिएट करती है, वो उसके लिए एक 30 मिनट्स का टाइम लैग होता है। उस 30 मिनट्स में जो जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो आरबीआई के पास जाते हैं, और आरबीआई का जो अकाउंट होता है उसमें कस्टमर का जो रिक्वेस्ट गया है, उसी तरह बैंक का के पास पैसा कुछ कस्टमर से आ भी रहा होता है। तो एट द एंड ऑफ द 30 मिनट्स विंडो, बैंक देखता है कि आरबीआई देखता है कि बैंक की ऑब्लिगेशन क्या है, उसको नेट पैसा देना है सारे बैंकों से मिलकर, या पैसा उसने लेना है। अगर उसको पैसा लेना होता है
उस 30 मिनट की विंडो में, तो उसका एक अकाउंट होता है जो कि आरबीआई के पास होता है, जो जिसको हम आरबीआई करंट अकाउंट बोलते हैं। आरबीआई करंट अकाउंट जो होता है सारे बैंकों का होता है। आरबीआई 30 मिनट की विंडो के बाद उस बैंक का इस अकाउंट को या तो क्रेडिट कर देता है, अगर उसका उस पूरे 30 मिनट्स के विंडो में अगर उसको पैसा रिसीव करना है डिफरेंट डिफरेंट बैंकों से, और अगर उसे डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में नेट पेमेंट करनी है तो उसका अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। तो इसलिए इस ये जो विंडो होती है ये 30 मिनट्स की होती है। 30 मिनट्स की साइकिल में ये सेटलमेंट होता है एनएफटी का। इसीलिए जब हम एनएफटी करते हैं तो जनरली जो पैसा होता है बेनिफिशियरी को वो एक टाइम लैग के बाद मिलता है, और इसमें कोई अमाउंट की सीलिंग नहीं होती है। जैसे कि आपकी आरटीजीएस में 2 लाख रुपए की एक मिनिमम अमाउंट आपको करना होता है, एनएफटी में आप कोई भी अमाउंट भेज सकते हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ कि इसमें नेट होता है 30 मिनट्स के साइकिल में। बैंक का जो ऑब्लिगेशन होता है पूरे एनएफटी सिस्टम में, माना इंडिया में अगर 50 बैंक कर रहे हैं तो नंबर 1 बैंक का अन्य 49 बैंकों के साथ जो उस 30 मिनट्स के विंडो में जितना भी पैसा लेना होता है ऑन बिहाफ ऑफ इस कस्टमर, जितना पैसा देना होता है ऑन इस बिहाफ ऑफ कस्टमर, वो नेट किया जाता है और एक अमाउंट निकाली जाती है। सपोज किसी एक बैंक ए बैंक ने पूरे बैंकिंग सिस्टम में एनएफटी की बात करें 50 करोड़ का टोटल पेमेंट एनएफटी का किया, और जो इस बैंक के कस्टमर है उन्होंने जो उनके पास जो पैसा पूरे बैंकिंग सिस्टम से आ रहा है, माना वो सारे बैंकों को पुट टुगेदर मिला के 55 करोड़ का इस बैंक को एनएफटी में क्रेडिट आना है, क्योंकि इसके कस्टमरों ने दूसरे बैंकों से रिसीव करना है। तो आफ्टर 30 मिनट विंडो आरबीआई क्या करेगा, 5 करोड़ का क्रेडिट इसके करंट अकाउंट में डाल देगा, और बैंक क्या करेगा उस अमाउंट को अपने लिए यूटिलाइज कर सकता है, इस 5 करोड़ को जो उसके करंट अकाउंट में जाएंगे। तो जो बेसिक डिफरेंस जो इन दोनों में आ रहा है कि इसमें आरबीआई में जो है उनका सेटलमेंट अकाउंट जो डेबिट क्रेडिट हो रहा है, जो कि एक प्री फंडेड अकाउंट रहता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो एनएफटी में जो डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो बैंकों का करंट अकाउंट होता है, और वो 30 मिनट्स की विंडो में होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव से। बाकी अमाउंट के पर्सपेक्टिव से आरटीजीएस की जो सीमा है वो 2 लाख रुपए की है मिनिमम, जबकि एनएफटी में हम कोई भी अमाउंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी अपर या लोअर सीलिंग जनरली नहीं होती है। इसके अलावा अभी एक जो नए 2-3 और सेटलमेंट के विंडो आरबीआई के द्वारा या एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, वह एक यूपीआई है। यूपीआई का बेनिफिट ये रहता है कि इसमें जो आपको अपना पूरा का पूरा अकाउंट डिटेल नहीं देना होता है, आपको डिजिटली एक अपना एक वर्चुअल आईडी बनानी होती है, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो या आपका कस्टमर आईडी या आपका ईमेल आईडी का जो शुरू शुरू के वर्ड होते हैं, या आपके नाम से कुछ आईडी बना सकते हैं अगर वो अवेलेबल हो, और @ करके उसमें आप बैंक का हैंडल दे सकते हैं। और उसी हैंडल को जब आप शेयर करते हैं, या तो आप हैंडल को शेयर करते हैं या उसको जो क्यूआर कोड जनरेट होता है वो शेयर करते हैं, तो डिजिटली आप पैसा उसमें रिसीव कर सकते हैं या पे कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा पूरा का पूरा अपना अकाउंट नंबर और नाम नहीं देना होता। पर ये इसका एक ओनली डिसएडवांटेज ये है कि इस तरह के पेमेंट आप सिर्फ मोबाइल मोड से ही कर सकते हैं। इसको आप किसी भी और मोड से या कि जैसे कि नेट बैंकिंग से या किस ब्रांच जाकर आप ये सब ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी रिसीविंग और पेमेंट होती है यूपीआई की, वो सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही होती है, और उसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो आईएमपीएस है। आईएमपीएस आरटीजीएस के ही तरह काम करता है, क्योंकि इसमें भी फंड जो होता है वो इमीडिएटली क्रेडिट हो जाता है, लेकिन आईएमपीएस में एक इंटरमीडिएट और ऐड हो गया है, वो है एनपीसीआई। जब आरटीजीएस में तो डायरेक्ट कस्टमर जो पेमेंट स्टार्ट कर रहा है उसका बैंक, देन एक बेनिफिशियरी और बेनिफिशियरी का बैंक, ये 4 काउंटर पार्टी होती हैं जो कि पूरे के पूरे आरटीजीएस के साइकिल में काम करती है। पर आईएमपीएस में एनपीसीआई भी ऐड हो जाता है। जो भी सेटलमेंट होता है वो एनपीसीआई के थ्रू होता है, मैकेनिज्म सेम रहता है। जो भी आपका कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है बैंक के थ्रू, उसका डाटा जो है वो एनपीसीआई के पास जाता है। एनपीसीआई से वो जो है वो सेटलमेंट की जो फाइल होती है वो
आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई के का सेटलमेंट अकाउंट होता है वो डेबिट और क्रेडिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एनपीसीआई क्या करता है, जो भी इमीडिएट बेसिस पे जो भी नेटिंग हो सकती है, सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर विंडो में या पर्टिकुलर समय में अगर किसी बैंक ने 10 आईएमपीएस रिसीव किए और 12 आईएमपीएस भेजे और उसका जो नेट अमाउंट था वो माना 5 करोड़ था, तो 5 करोड़ का बैंक को पैसा मिलना था, तो एनपीसीआई क्या करता है, वो फाइल बनाता है और नेट करके 5 करोड़ आपके सेटलमेंट अकाउंट में आरबीआई के पास क्रेडिट कर देता है। तो सेटलमेंट का प्रोसेस आपके इसी आरबीआई सेटलमेंट अकाउंट से ही होता है, लेकिन इसमें जो है ये फाइल जो होता है वो एनपीसीआई बनाता है। तो और इसमें इसका यही एक एडवांटेज है। बाकी इसमें एक अमाउंट जो है वो सीलिंग 5 लाख रुपीज़ की है कि आप आईएमपीएस का जो ट्रांसफ़र है वो आप इमीडिएटली मतलब किसी भी एक छोटे अमाउंट से कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो सीलिंग है वो 5 लाख रुपए की है। 5 लाख से ज़्यादा का आईएमपीएस आप नहीं कर सकते। जबकि आरटीजीएस और एनएफटी में इस तरह की कोई भी अपर सीलिंग नहीं है। जितना भी फंड आपके अकाउंट में है और वो सब आप जो है इन दोनों के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि आईएमपीएस में 5 लाख से ज़्यादा का ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट की सीलिंग आपकी आरटीजीएस अकाउंट में 2 लाख रुपए की है और एनएफटी और आईएमपीएस में इस तरह की कोई सीलिंग नहीं है। तो ये आपकी मेजर डिफरेंस है। सबसे जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ वो आपका सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, जिसे सीबीडीसी बोलते हैं। ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है जो कि आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है और इसको जो जो भी होता है वो बैंक इशू करते हैं। पहले तो इसको आरबीआई इशू करता है और इट इज़ मोर लाइक ए फिजिकल करेंसी जो कि हम लोग अपने पर्स में रखते हैं जनरली, जो चाहे वो सिक्के की तरह हो, जब जो कि 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ के या 20 रुपीज़ के कॉइन, 50 रुपीज़ के कॉइन होते हैं, या उस पर जो 1 रुपये से लेकर आपका अभी 2000 रुपीज़ के या 500 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उस वो आपके फिजिकल फॉर्म में आरबीआई इशू करता है। सिमिलरली उसी तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर आरबीआई डिजिटल करेंसी भी इशू करता है, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए आपको बैंक का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और जो भी आप बैंक का ऐप डाउनलोड करोगे या तो वो बैंक द्वारा प्रोवाइड कर सकता है, कुछ नॉन बैंक भी वो डिजिटल वैलेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें आप जो अपने सेविंग बैंक से जो पैसा लोड कर सकते हैं। और वो जो भी आपके डिजिटल वॉलेट में जो रुपये रहता है, ये पीयर टू पीयर पेमेंट होता है। मतलब सपोज करो आप किसी मर्चेंट के पास गए जिसने कि क्यूआर कोड लगा रखा है या उसके पास भी डिजिटल वॉलेट है, तो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम जितना भी अमाउंट आपको पे करना है, सपोज करो आपके वॉलेट में 500 रुपये हैं, लेकिन आपको पेमेंट करनी है लेस से कि आपने 10 रुपये की पेमेंट करनी है या 10 रुपये 50 पैसे की पेमेंट करनी है। तो आप आप डिजिटल वैलेट जिसमें कि पैसा आपका रखा हुआ है उसको आप उसके इस क्यूआर कोड को या उसके मोबाइल को इसको नंबर को आप डाल के वो पेमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि डायरेक्टली आपके वैलेट से निकल के जो भी आपके वैलेट में पैसा पड़ा है डिजिटल फॉर्म में, वो डेबिट होके सीधे के सीधे मर्चेंट या आपके जो दूसरे इंडिविजुअल है उसको मिल जाएगा। इसमें कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं रहता। तो जो डिजिटल करेंसी जो होती है वो पीयर टू पीयर, उसको आप बोल सकते हैं पीयर टू पीयर मीन्स कि पर्सन टू पर्सन जा रही है। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग ए फिजिकल नोट आप उसको डिजिटल करेंसी दे रहे हैं जो कि उसके वैलेट में जा रही है। और वो सिमिलरली जब उस जिस मर्चेंट या इंडिविजुअल को वो करेंसी मिलती है, वो भी उस करेंसी का प्रयोग जैसे हम लोग अपने नोट्स का करते हैं फिजिकल नोट को, उस तरह कर सकता है जिसके वो किसी को दे सकता है। और इसलिए जो है इसका बेनिफिट ये रहता है कि करेंसी जो है आपके डिजिटल फॉर्म में रहती है। इसके जो पेमेंट के जो 2 मोड हैं वो एक तो P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन है, यानी कि आप पीयर टू पीयर जिसको बोल सकते हैं। दूसरा पर्सन टू मर्चेंट है। तो पर्सन टू पर्सन तो आप अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव को दे सकते हैं, अपने किसी इंडिविजुअल जिससे कि आपने कुछ सर्विस ली उसको दे सकते हैं। मर्चेंट जो आपके वेंडर रहते हैं या आपके जो भी स्टोर्स वाले हैं या कोई आपके सप्लायर्स हैं, उसको भी डिजिटल करेंसी आप दे सकते हैं। तो यही 5 जो हैं अभी मोड जो हैं वो आपके सेटलमेंट एंड पेमेंट के हैं। तो आप मेरी जो अन्य वीडियो जो मैंने अपलोड करी हैं वो रिलेटेड टू सीआरआर वो और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उनको भी आप देखिए। और अगर आपको इन तीनों जो भी मैंने अभी तक वीडियो अपलोड करी है आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।